हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपिलेश और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव मोशन के एक्सरसाइज पार्ट 5 की। सो भाई, इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए और अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो आज की कहानी बेसिकली शुरू होगी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41 एंड देखते हैं कि कोशिश तो यही रहेगी कि इसको आज हम कंप्लीट कर लें और अगर हो गया तो बेटर है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, एक वीडियो और बन जाएगी जिसमें इसको कंप्लीट किया जाएगा। बाकी भाई देखो, हमेशा की तरह यही उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं कि आप लोगों के पास पेन और पेपर जरूर हो, क्योंकि जब भी सवाल आएगा मेक श्योर आप वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे एंड ये चेक जरूर करना कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। ठीक है, शुरू करें कहानी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन क्या कहता है भैया? अ वायर जो कि फिक्स है एट बोथ एंड इज सीन टू वाइब्रेट एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 हर्ट्ज एंड ऑल्सो एट 320 हर्ट्ज। तो एक कोई वायर दिख रही है हम लोगों को जो कि वाइब्रेट कर रही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 240 हर्ट्ज और 320 हर्ट्ज पे भी, दोनों पे ही वाइब्रेट कर रही है। सो व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये आपको बताना पड़ेगा। समझो बात को। तो वायर जो है वो वाइब्रेट कर रही है इस फ्रीक्वेंसी पे भी और इस फ्रीक्वेंसी पे भी, तो आपको उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। यानी कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज में से नहीं है, कोई होगी कोई सी भी फ्रीक्वेंसी, मुझे क्या पता सर, क्या पता फर्स्ट हार्मोनिक को, क्या पता सेकंड हार्मोनिक को, क्या पता थर्ड हार्मोनिक को, है ना, मुझे नहीं पता कौन सी वाली है। बस उन्होंने दे दी अपने को फ्रीक्वेंसी और उसने पूछा कि भैया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सेकंड, उसने बोला है कि अगर ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करता है विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड तो लेंथ क्या होगी वायर की, ये आपको बताना है। तो भाई दो सवाल एक ही सवाल के अंदर जिनको आपको सॉल्व करना है। सो क्या कहते हो भाई, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, क्या इसके लिए दिमाग लगाया जाए, बताओ भाई। किया ट्राई? हाँ जी भाई, एक वायर है जो कि फिक्स है एट बोथ एंड इज सीन टू वाइब्रेट एट अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भैया एक फ्रीक्वेंसी तो शायद आपको 240 हर्ट्ज की दिख रही होगी और एक फ्रीक्वेंसी आपको 320 हर्ट्ज की दिख रही थी, लेकिन मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जाननी है साहब। तो देखिए भाई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है V/2L, और अगर मैं जनरली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखूं इट इज NV/2L, राइट? सही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैं F डैश से लिखता हूं जो कि V/2L होती है, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और बाकी जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, इट इज एक्चुअली द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एन यहां पे कोई नेचुरल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5, 0 तो नहीं लूंगा मैं, 1 2 3 4 5 से कहानी शुरू हो जाएगी भाई। एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन कि भाई किस तरीके से इसका वाइब्रेशन हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन कि किस मोड में इसका वाइब्रेशन हो रहा है। तो बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी है, इट इज समथिंग मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, इट इज समथिंग विच इज मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी, एक्चुअली इट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसी। समझ बात को? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी वो असल में कॉमन फैक्टर होगा दोनों का। कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसी चीज जो दोनों में आ रही हो। भाई मैथ्स तो पढ़ी होगी, कॉमन फैक्टर्स के बारे में तो समझते हो। बड़े सिंपल सी भाषा में बोलूं, एक ऐसा नंबर जो कि दोनों में आ रहा हो, कौन सा नंबर हो सकता है वो? सर देखिए, फोर्स 40 हर्ट्ज हो सकता है या फिर 80 हर्ट्ज भी हो सकता है ना। तो रादर कि मैं यहां पे, क्योंकि उसने देखो मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम बोला है, तो सर एक 4 है जो कि दोनों में आ सकता है, 4 6 24, 4 8 32, है ना। तो एक तो 40 हो सकता है इसका आंसर, एक हो सकता है क्या 6 हो सकता है क्या, 6 4 24, और ये 32 नहीं बनेगा। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो 40 की और एक बनता है 80 वाला। लेकिन उसने क्या बोला, मैक्सिमम वाला चाहिए हमें। कौन सा चाहिए? मैक्सिमम चाहिए, इसलिए हम कंसीडर करेंगे 80 वाले को। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी हो जाएगी? 80। तो F डैश विल बी योर 80 हर्ट्ज। ठीक है, उसने पूछा है कि भैया हमें मैक्सिमम वाला चाहिए। कॉमन फैक्टर तो 40 भी है और 80 भी है भाई। 46 240 एंड 48 320। 80 की बात करें, 80 into 3 will be 240 and 80 into 4 will be 320. 8 3 24, 8 4 32 होते हैं, राइट?
सो यहां पे 40 भी है और 80 भी है, बट हम कंसीडर कर रहे हैं 80 को जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन वो मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो मैक्सिमम तो 80 हर्ट्ज होगा। तो पहला सवाल तो आपका कंप्लीट हो गया भाई। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं और आपसे मांगी जाती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसीज। दोनों फ्रीक्वेंसीज का कॉमन फैक्टर होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब करके देख लो भाई, 8 इंटू 80 इंटू 3 विल बी 240, 80 इंटू 4 विल बी 340। एक हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, एक हो जाएगा फोर्थ हार्मोनिक। 240 को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 80 यानी कि थर्ड हार्मोनिक। 320 को क्या लिखोगे? 4 इंटू 80 यानी फोर्थ हार्मोनिक। तो ये थर्ड हार्मोनिक हो गया, ये फोर्थ हार्मोनिक हो गया, वो फंडामेंटल हो गया। सही है। तो यहां से तो हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करी। अगली बात है कि अगर ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करता है स्ट्रिंग पे विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी लेंथ क्या हो सकती है भाई? अगर कोई ट्रांसवर्स वेव है जो कि ट्रैवल करता है इस रस्सी के ऊपर, तो उसकी स्पीड होगी 40 और 40 मीटर पर सेकेंड की, तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है? तो साहब देखिए, ऐसा है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना, इट इज V/12। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/12 होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 80 हो जाएगा, स्पीड हमें दे रखा है 40 का, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल। तो एल की बात करूं, इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80, इट विल बी 1/4 मीटर। सो लेंथ हो जाएगा 0.25 मीटर। बोलूं तो 25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो इसको। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? इट शुड बी 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 25 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो 0.25 मीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, ये आपका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। एक बार फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो फिर हम उसी पे चर्चा कर लेंगे सारी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो चुका है। छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। जल्दी से नोट करो इसको। नोट किया सभी ने? भाई यहां पे आ जाओ, ये सारी बातें छाप लो जल्दी से। हो गया? क्या बात। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। सो क्वेश्चन 42 कहता है, एक स्ट्रिंग है जो कि फिक्स्ड है एट द बोथ एंड्स, vibrates in a resonant mode with a separation of 2 cm between the consecutive notes. For the next higher resonant frequency, this separation is reduced to 1.6 cm. Find the length of the string. भैया एक रस्सी है जिसको दो एंड पे फिक्स कर रखा है, वाइब्रेट कर रहा है रेजोनेंट में मोड में विद अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर बिटवीन द नोड्स। भैया डिस्टेंस बिटवीन द नोड, बिटवीन नोड्स गिवन है 2 सेंटीमीटर पहले वाले केस में, है ना। अब यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, उसने तो बेसिकली हमसे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मांगा है ना। उसने तो हमसे क्या मांगा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मांगा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं बात करूं तो स्ट्रिंग फिक्स्ड वाइब्रेट इन अ रेजोनेंट मोड विद अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव नोड्स, फॉर द नेक्स्ट हायर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 1.6 सेंटीमीटर। भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे बात करूं तो लेंथ वगैरह का चर्चा कैसे कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी की बात कर लें। भाई λ/2 इज द सेपरेशन बिटवीन द टू नोड्स, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर। पहले वाले केस में लैम्डा आ गया 4 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया? फ्रीक्वेंसी विल बी स्पीड, अरे लैम्डा विल बी स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। So frequency will be speed upon lambda. सेकेंड वाले केस में अगर हम बात करें, ये तो पहला केस हो गया अपना। सेकेंड वाले केस में अगर हम बात करें, सो द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स की है बात हो रही है, तो वो डिस्टेंस हो चुका है 1.6 सेंटीमीटर। तो यहां पे λ2 डिवाइड बाई 2 विल बी 1.6, so λ2 will be 3.2 सेंटीमीटर। और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी v अपॉन λ2 हो जाएगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी को बराबर किया जाए। तो यहां से क्या बोले, लेंथ पता करना अपने को, तो पर है ना, हमें तो लेंथ पता करना है। और लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करें?
पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, है ना। अच्छा, अगर मैं ये ना करके स्पीड ना निकाल के इसको इन टर्म्स ऑफ लेंथ करूं तो कुछ बात बनेगी। सुनो, लैम्डा 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा आ चुका है। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की। फ्रीक्वेंसी की बात कर ले तो बन जाएगी बात। सोचो जरा, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो कुछ बनेगा इसमें। या फिर एक और काम जो हम कर सकते हैं, जो मैं सोच रहा हूं वो हो सकता है कि साहब लेंथ देखो, क्योंकि हमें ये तो पता है नहीं कि कौन सा हार्मोनिक है ये, है ना। मुझे ये नहीं पता कौन सा मोड है वाइब्रेशन का। तो जनरली इसको डिफाइन किया जाए तो लेंथ विल बी योर n लैम्डा 1/2, और क्योंकि इससे हायर है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे लेंथ हो जाएगा n+1 λ/2। बोलो भाई, सही है? हाँ, मुझे नहीं पता भाई कौन सा मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो मैंने एक जनरली केस ले लिया n λ/2। इससे नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी विल बी n+1 λ/2। भाई दोनों में लेंथ को कंपेयर करके n टाइम्स ऑफ λ1/2 जो होता है वो 2 होता है, इक्वल्स टू n+1 टाइम्स ऑफ λ1/2 विल बी 1.6। 2n इज इक्वल्स टू 1.6n प्लस का 1.6, सो 2 माइनस का 1.6 इंटू n शुड बी योर 1.6। n की वैल्यू अगर मैं बात करूं, n की वैल्यू अगर मैं बात करूं, इट विल बी 1.6 डिवाइड बाय 0.4। सॉल्व करने पे आंसर विल बी 4। n का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 4। n का वैल्यू 4 मिल चुका है, n का वैल्यू 4 मिल चुका है। अब ये 4 उठा के किसी भी एक फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैंने बोला लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। मान लो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, यहां पे ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अभी आपकी इच्छा श्रद्धा है कि आप कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। सो ये आपकी इच्छा श्रद्धा है। तो n का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जैसे n का वैल्यू पुट करेंगे, l विल बी 4 टाइम्स ऑफ λ1/2, l विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय 2, लेंथ विल बी योर 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना मिलेगा आपको? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रही थी कहानी। तो लेंथ विल बी योर 8 सेंटीमीटर, बिकॉज हमारी कहानी चल रही थी सेंटीमीटर्स में, तो यहां पे भी आंसर हमें मिलेगा सेंटीमीटर्स में। तो भाई इसको छाप लो जल्दी से यार। पहले तो हमने ये वाली कहानी सॉल्व कर ली। वैसे तो मेरे हिसाब से λ1 λ2 की वैल्यू निकालने का भी कोई मतलब नहीं था। आप तो सीधा λ1/2 पे चलने देते, आप सीधा λ2/2 पे चलने देते, कोई दिक्कत नहीं आनी थी। समझ लो ना बात को, ठीक है। तो आपने क्या किया, λ1 और λ2 को देखा, फिर आपने बोला साहब देखो हमें तो पता नहीं कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो एक जनरल केस ले लिया, गिवन बाय n λ/2 और यहां पे n1 प्लस λ/2। अब दोनों को बराबर करा, बराबर करते ही भैया n का वैल्यू मिल गया। ये है फोर्थ हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा। पता चल गई कहानी। अब n का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पुट करिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो छाप लिया ये सारा पार्ट। यहां पे आओ, कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो इट विल बी योर 8 सेंटीमीटर। डन। चलो भाई सो आगे बढ़ते हैं। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं हमसे, a 660 Hz tuning fork sets up vibration in a string clamped at both ends. The wave speed for the transverse wave on the string is 220 meter per second and the string vibrates in 3 loop. भाई सब n की वैल्यू दे दी आपको, n का वैल्यू आपको दे रखा है। यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि आप इसी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखो जब आपने एक रस्सी को ट्यूनिंग फॉर्क के साथ बांध दिया तो जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की आ रही वही फ्रीक्वेंसी आपकी उस रस्सी में भी आने वाली है। द वेव स्पीड इज गिवन टू बी 220 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मांग रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो मांग रहा है। तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते इसको। कैसे सॉल्व करोगे भाई? सब फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 3v/2l। सोच के देख, nv/2l होता है, n की जगह 3 बोला है उसने।
अच्छा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, सब ट्यूनिंग फॉर्क से बांधा है ना, तो जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की है वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी रहेगी। तो 660 इज इक्वल्स टू 3 इंटू स्पीड की बात करूं 220 डिवाइडेड बाय 12, खत्म खत्म। सो बेसिकली एल की वैल्यू आती है 1/2 मीटर, 0.5 मीटर, या फिर एल की वैल्यू आएगी 50 सेंटीमीटर। या तो एल की वैल्यू आएगी 0.5 मीटर या फिर एल की वैल्यू आएगी 50 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ अपना पहला सवाल तो समाप्त हो गया। रही बात सेकंड वाले पार्ट की, सेकंड वाले पार्ट में बोलता है अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पार्टिकल का 0.5 सेंटीमीटर है, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पार्टिकल का 0.5 सेंटीमीटर है, सो राइट अ सूटेबल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मोशन। तो भाई आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब मेहनत का काम दे दिया सर, मेहनत की बात तो है ही सही। y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी होती है वेव की इक्वेशन। हाँ, और यहां पे तो सब स्टेशनरी वेव है, यहां पे तो स्टेशनरी वेव है। याद आ रहा है, a sin kx cos ओमेगा टी। क्यों सब ये वाली चीजें जो आप बोल रहे हो, मोड ऑफ वाइब्रेशन, प्रोग्रेसिव वेव में क्या बोला था कि सर उसकी फ्रीक्वेंसी में दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी में दिक्कत है क्योंकि स्टेशनरी वेव है, लूप बना रही है। तो बेसिकली यहां पे कुछ मोड होते हैं वाइब्रेशन के, ठीक है। तो जहां पे वाइब्रेशन के कुछ मोड्स हैं, जहां पे वाइब्रेशन के कुछ मोड आते हैं, वहां पे हम कंसीडर करते हैं इसको एक स्टेशनरी वेव की तरह, और इक्वेशन भी लिखी जाती है फॉर द स्टेशनरी वेव। के का जो वैल्यू होता है साहब वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा। के का वैल्यू होता है 2 पाई बाय लैम्डा। अब रही बात लैम्डा की, तो लैम्डा कैसे निकालोगे साहब, 3 लूप है यहां पे, ठीक है। वाइब्रेट हो रहा है 3 लूप में, तो ये जो लेंथ है इट विल बी योर 3 लैम्डा बाई 2, है ना। लेंथ विल बी योर 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2, सो लैम्डा विल बी योर 1/3 मीटर। सो लो भाई, लैम्डा की वैल्यू 1/3 मीटर आ रही है हमारे पास। चाहो तो 50 सेंटीमीटर लिखोगे तो लैम्डा सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्या कोई बड़ी बात बोल दी क्या? अरे 100 कर दो, सेंटीमीटर में लिखना है, लो सेंटीमीटर में लिख लो, 100 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत होगी इससे? कुछ नहीं, लैम्डा की वैल्यू उठा के वहां पुट करेंगे। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, यानी कि 2 पाई डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 3, यानी कि 6 पाई बाय 100 सेंटीमीटर। ये एक वेव नंबर हो गया पर सेंटीमीटर। ओमेगा की बात करें, इट विल बी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, अच्छा फ्रीक्वेंसी तो बता दो कितनी है सर, 660 लिख दो यहां पे, 660। लो भाई, ओमेगा भी निकाल दिया हम लोगों ने, ओमेगा भी निकाल दिया, के भी निकाल दिया। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर देयर। एम्पलीट्यूड तो गिवन ही है ऑलरेडी, एम्पलीट्यूड तो गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। पूरी कहानी सेंटीमीटर्स में चल रही है अब अपनी, है ना। सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू 0.5 साइन ऑफ kx। भाई k की वैल्यू बताओ, 6 पाई बाई 100 x माइनस ओमेगा 13, ओ सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्यों लिख रहा हूं, cos 1320 पाई t। इसको लिख सकते हो 0.5 साइन ऑफ 0.06 पाई x cos ऑफ 1320 पाई t। ये आपकी वेव की इक्वेशन बन जाएगी। स्टेशनरी वेव है इसलिए हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं भाई। प्रोग्रेसिव वेव होती है तो कहानी कुछ और बनाते हैं, बट सिंस इट इज अ स्टेशनरी वेव तो इसकी इक्वेशन तो कुछ इस प्रकार से बनेगी भाई, ठीक है। सो पॉइंट नोट करके चलिए। पहली चीज तो ये जो फ्रीक्वेंसी के मोड हैं, अलग अलग मोड में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये तभी आती है व्हेन इट इज अ स्टेशनरी वेव। तो यहां पे अगर वो बोलता है मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है या फिर मोड ऑफ वाइब्रेशंस है, तो समझ जाओ कि वो बात कर रहा है स्टेशनरी वेव की। तो सबसे पहले तो उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी हमने वो सब सॉल्व करी। पहला सवाल पूछा था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने बता दिया 50 सेंटीमीटर। अब रही बात सेकंड वाले पार्ट के लिए, तो वेव की इक्वेशन लिखनी थी। वेव इक्वेशन लिखने के लिए वेवलेंथ पता होना चाहिए था। तो यहां से हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट किया भाई, यहां पे वेवलेंथ को फाइंड आउट किया हम लोगों ने। वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के बाद फिर हम यहां पे आए, ओमेगा फाइंड करा और एम्पलीट्यूड तो दे रखा था, जस्ट वैल्यूज को पुट करा एंड वी गॉट द आंसर। सिंपल है,
रॉकेट साइंस थोड़ी है कुछ। तो भाई यहां पे क्वेश्चन नंबर 43 आपका समाप्त होता है। छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। नोट किया सभी ने? पक्का? यहां पे आइए, बढ़िया चल रही है कहानी। ठीक है जी, ठीक है। सो 43 के बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 44 क्या कहता है? अ पर्टिकुलर गिटार वायर इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 196 हर्ट्ज व्हेन नो फिंगर इज प्लेस्ड ऑन इट। भाई आपको पता है गिटार बजाने के लिए फिंगर का यूज करते हैं, तो अगर कोई भी फिंगर को नहीं पुट किया गया, कोई भी फिंगर को प्लेस नहीं किया गया है वायर के ऊपर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 196 आ रही है। यानी कि आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो सकती है जो कि 30 सेंटीमीटर पे दिख रही है अपने को। ठीक है साहब, समझ गए? अब अगले हायर नोट यानी कि इससे अगली फ्रीक्वेंसीज हमें कहां कहां पे मिलेगी ये आपको बताना पड़ेगा। तो साहब सीधी सी बात है, जब अगर हम बात करें गिटार की, तो गिटार की जो रस्सी होती है वो कुछ ऐसी होती है भाई, फिक्स्ड है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आपको मिल रही है वो 196 हर्ट्ज की आ रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको 30 सेंटीमीटर पे दिखेगी। अब आप बीच में एक फिंगर को रखोगे तो दो मोड में वाइब्रेट करेगा, फिर कहीं और फिंगर को रखोगे तो अलग मोड्स में वाइब्रेट होगा। यानी कि इसका डिपेंडेंसी अब है कि आप फिंगर को कहां पुट कर रहे हो। तो कहना बस इतना सा है कि यहां पे व्हेन यू पुट अ फिंगर ऑन इट, then the frequencies will be 220 hertz, 247 hertz, 262 hertz and 294 hertz respectively. So how far from the end of the string must the finger be placed to play these notes? तो भैया बोल रहा है स्ट्रिंग के एंड से कितने दूर हम फिंगर्स को पुट करें उस पे, जिससे कि हम इन नोट्स को प्ले कर सकें। सो भाई इसके लिए बड़ी सिंपल सी अप्रोच होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप फ्रीक्वेंसी के बारे में तो जानते हो दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 1/L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। ये वाली डिपेंडेंसी तो जानते होंगे फ्रीक्वेंसी की लेंथ के साथ, है ना भाई। अगर मैं बात करूं स्पीड की, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसमें तो ना तो टेंशन में बदलाव आ रहा है ना म्यू में बदलाव आ रहा है, बदलाव आता है लेंथ में। तो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी यहां पे लेंथ के हिसाब से डिफाइन करते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। पहली फ्रीक्वेंसी है हमारी 196, तो f1/f2 will be your L2 by L1। भाई पहली फ्रीक्वेंसी 196 हर्ट्ज की, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 220 हर्ट्ज की। शुड बी इक्वल्स टू, भैया सेकंड वाले का लेंथ हमें बताना है, पहले वाले का लेंथ तो 30 सेंटीमीटर होता है। सो L2 विल बी योर, चलो भाई सॉल्व करते हैं। 0 से तो 0 समाप्त हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स ये खत्म हो जाएगा, 2 9 18 होते हैं, ठीक है, और यहां पे 2 8 16 होते हैं। थोड़ी सी मक्कारी कर लोगे, थोड़ी सी मक्कारी करोगे तो ये 98/11 है, अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेना, तो 99। सुनो ना, ये 98 है, तो 98 को 99 लिख लो तो चलेगा क्या? काम आसान हो जाएगा, 11 9 से 99। तो अप्रोक्सीमेटली द आंसर विल बी 27 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेशन में बता रहा हूं, एग्जैक्ट आंसर तो 26 पॉइंट समथिंग होगा। एग्जैक्ट आंसर देखने जाओगे तो 26 पॉइंट समथिंग मिलेगा। मैं इसका राउंड ऑफ कर रहा हूं, 11 9 से 99, सीधा सीधा काट रहा हूं अभी मैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन को आसान किया। तो पहली चीज आपको मिलेगी 220 हर्ट्ज की नोट मिलती है जब आप फिंगर को पुट करते हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। क्योंकि वायर कितनी है, 30 सेंटीमीटर की है, तो लेंथ यहां पे 27 सेंटीमीटर कंसीडरेबल है। यानी कि एक एंड से अगर मैं फिंगर को प्लेस कर दूं 27 सेंटीमीटर पे, तो ये वाला नोट बजेगा। फिर ऐसे ही हम बाकियों के लिए भी सॉल्व करते हैं। f1/f3 इज इक्वल्स टू L3 डिवाइड बाय L1। अब चाहो तो आप L2 से भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील यार। इट विल बी 196 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 247 इज इक्वल्स टू L3 डिवाइडेड बाय 30। चलिए भाई काट दे इसको। सो L3 का जो वैल्यू आएगा इट विल बी 196 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 247। डेसिमल में कुछ आंसर बनेगा इसका, करके देख लेते भाई। 196 को कितने से काट दें, 6 to the 12, 9 to the 18, नहीं ज्यादा हो जाएगा यार, ज्यादा ही हो जाएगा। तो 196 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, तो 196 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 18 होते हैं, 9 से 27 28 होता है, 3 3 4 5 होता है। 588 डिवाइडेड बाय 247 कर लेते हैं। सो 247 को जब हम काटना शुरू करेंगे, 247 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 588 आ जाए।
तो भाई 2 से कर लेते हैं साहब, ज्यादा बेटर है। 7 2 14 होता है, 2 2 4 एक 5 होता है, 2 2 4 होता है, बहुत अच्छी बात है। 3 से करोगे तो ज्यादा आ जाएगा, है ना। सो आंसर विल बी 2 टाइम्स 4 54। 8 में से 4 जाएंगे 4, 8 में से 5 जाएंगे 3, 5 में एक जाएगा 4। डाउट है, लगा दिए, एक जीरो और लगा दिए भाई। 247 को अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से। 7 6 42, 6 4 25 28, 6 2 12 13 14। ओहो ज्यादा हो गया, तो 5 से करना पड़ेगा। सो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी लाइक 247 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 7 5 35 होते हैं एंड 5 4 23, 5 2 हाँ ये सही है। 1 2 3 5, 1 2 3 5। 10 में से 5 गया 5, 0 1 0 लगा देना। फिर से 5 से काट दे क्या, नहीं 4 से कटेगा इस बार, है ना। सो इट विल बी 25.4 सेंटीमीटर। तो भैया कैलकुलेशन का ही खेल है सारा, ठीक है। तो इस बार अगर आपको नोट बजाना है, अगर आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी का टोन बजाना है, तो उसके लिए आपको फिंगर को कहां रखना पड़ेगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड। पहले वाले केस में 27 था, राउंड ऑफ करके, इस बार 25.4 है। चलिए अगली फ्रीक्वेंसी के लिए बात करते हैं, 262 हर्ट्ज के लिए। सो अगेन 262 हर्ट्ज के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई फिर से वही कहानी बोलूंगा, F1 by F4, L4 by L1। F1 की जगह तो आज भी 196 पुट करोगे, F4 की जगह आप पुट करिए 262, L4 डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L4 डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर। चलिए देखिए भाई L4 की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करो सभी लोग। अरे किए कि नहीं, हाँ 30 सेंटीमीटर लिख दें। तो L4 को सॉल्व करेंगे भैया, 196 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 262। भाई कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाएगी, हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, तो देख लेना तुम लोग, मैं बस तरीका बता रहा हूं तुम लोगों को। 2 से काट देते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2 एंड 2 9 18 और 2 8 16। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 3, 294 डिवाइड बाय 131 को 2 से करेंगे, सो 2 1 3 2 डॉट लगा देंगे, 0 आ जाएगा। 131 को अब हम करेंगे फिर से 2 से मल्टीप्लाई, ताकि आ जाएगा 262। 10 में से 2 जाएंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 5 11 होते हैं, और फिर से डॉट है तो 0 हो जाएगा। फिर 131 को 4 से करते हैं, 4 1 4 4, हाँ 4 से किया इसको, तो इट विल बी लाइक 4 1 4 3 12, 4 1 4 एक 5 5 24। ठीक है, तो आंसर विल बी योर 22.4 सेंटीमीटर। सो इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन वाला पार्ट, आप बस चेक कर लीजिएगा इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो L4 भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसके लिए भी हमने लेंथ फाइंड आउट करी कि कहां पे इसको हम फिंगर को रखेंगे। अब फाइनली 294 के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो भाई 294 के लिए सॉल्व करा, तो फिर से वही कहानी, F1 by F3 should be equals to L3 by L4। ओ सॉरी, इट्स नॉट L3 सर, इस बार L3 नहीं आएगा, अब कहानी बदल चुकी है। कौन सा हो जाएगा, 5, हाँ। तो F1 by F5 F1 by F5 equals to L5 by L4, यानी कि इसको सॉल्व करे तो F1 की जगह तो 196 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 196 डिवाइडेड बाय 294 इज इक्वल्स टू L5 डिवाइड बाय 30। भैया काट पीटा करते जो भी है इसका। सर 2 9 18, 2 8 16 होते हैं, 2 1 2 होते हैं, 2 4 8 होते हैं, 2 7 14 होता है। सही बात है, 2 ठीक है, बहुत बढ़िया। सो L5 की जो वैल्यू बनेगी 98 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 147। 3 से काट दिया 10 टाइम्स, 3 4 12, 13 14, 3 9 27, 49 2 98 होते हैं भैया। सो L5 आपका बनेगा 20 सेंटीमीटर। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फिंगर कहां रखनी है, उसकी लेंथ हम बता चुके हैं। सीधी सी बात है, तुम भी जानते हो कि एक वायर की कोई स्पेसिफिक लेंथ होती है जिसके लिए वो ऑसिलेट करता है। उस लेंथ में अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एक टोन निकलता है। ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या लेंथ पॉसिबिलिटीज थी वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं इस सवाल में, और इसी के साथ हमारा यह सवाल 44 समाप्त होता है बेटा। तो हमने क्या किया, जैसे भाई होता है ना कि
साहब ये वायर है एल लेंथ की, इसको मैं ऑसिलेट करा रहा हूं, इस वायर को वाइब्रेट करा रहा हूं, तो वैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या लेंथ चाहिए थी वो बताना था मैं बेसिकली। जैसे उन्होंने बोला 196 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए लेंथ थी 30 सेंटीमीटर की, तो भाई अगली फ्रीक्वेंसी आएगी 220 हर्ट्ज की, तो लेंथ कितनी होगी, उससे अगली आएगी 247 के लिए लेंथ कितनी होगी, उससे अगले 262 के लिए लेंथ कितनी होगी। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। जल्दी से छाप लो इसको। 44 को नोट किया, डन, वेरी गुड। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, अ स्टील वायर फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। A person can hear the sound of the maximum frequency 14 kilohertz. What is the highest harmonic that can be played on the string which is audible to the person? भैया एक वायर है, स्टील की वायर जो दोनों एंड पे फिक्स करके रखी है, उसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज की है। अब आदमी को जो सुनाई देता है वो है 14 किलोहर्ट्ज। तो भैया कितनी हाईएस्ट हार्मोनिक हो सकती है, तो फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है एन वी बाई 12। भैया वी बाई 12 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि एन टाइम्स ऑफ एफ डैश। यहां पे एफ डैश बोले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यहां पे एफ इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जिस पे हमें चर्चा करनी है। एफ डैश हो जाता है हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और अगर मैं बात करूं एफ की, सो एफ हो जाता है हमारे जो हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं स्टील वायर को वाइब्रेट करवाना चाहता हूं सो दैट आदमी को वो सुनाई दे सके, तो आदमी को क्या सुनाई देना चाहिए, 14 किलो हर्ट्ज। किलो मतलब 10 की पावर 3, बोले तो 1000 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो हमें रिक्वायर्ड है, या फिर नंबर ऑफ हार्मोनिक जो हमें रिक्वायर्ड है, मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल वाली कितनी है 200। तो भाई यहां से जब आपने कहा तो ये वो फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, उसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती जाती पिक्चर। तो व्हाट इज द हाईएस्ट हार्मोनिक, भाई कौन सी वाली हार्मोनिक है जो इंसान सुन सकता है। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है तो कौन से हार्मोनिक को इंसान सुन सकता है, साहब इंसान सुन सकता है 14 किलो हर्ट्ज, यानी 14,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है। तो 14,000 हर्ट्ज के लिए कौन सा हार्मोनिक आएगा उस पर चर्चा करते हैं। तो भैया इसको सॉल्व किया, 14,000 इज इक्वल टू 200 एन की वैल्यू सॉल्व करने पाएगी 70। सो भैया दिस इज द हार्मोनिक कैन बी ऑडिबल टू द पर्सन। 2 0 से 2 0 मार दिए, 2 से 70 टाइम्स ये पिक्चर खत्म हो जाएगी। सो एन कम्स आउट बी 70, और यही हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही है भाई, बढ़े आगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 45 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं। क्वेश्चन 46 कहता है 3 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्ट्रिंग आर 90, 150 एंड 210 हर्ट्ज। सो व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो भैया ये आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है 90, 150 और 210 हर्ट्ज की, और फंडामेंटल हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है ये आपको बताना होगा, ठीक है। और सेकेंडली वो आपसे पूछा विच हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल आर द गिवन फ्रीक्वेंसीज, इनमें से ये जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है कौन से हार्मोनिक है ये, और ये जो गिवन फ्रीक्वेंसीज ये कौन से ओवरटोन्स है, ओवरटोन्स के बारे में पता है आप लोगों को। एंड फाइनली इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन दिस केस। सो आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी है इस बार फिर से वही बात साहब, फ्रीक्वेंसी देके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछता है वो, फ्रीक्वेंसी देके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछता है वो। तो ऐसा फ्रीक्वेंसी देने के बाद अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हम तो जानते हैं कि सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी यहां पे दे रखी है वो n टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। तो भैया यानी कि अगर मुझे 90, 150 और 210 दे रखा है तो इनका कॉमन फैक्टर विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। जो इनका कॉमन फैक्टर है वो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा। भैया इनका कॉमन फैक्टर बताना जरा। सर 30, सोच के देख भाई,
33 जा 90, 35 जा 150, 37 जा 210. सो इनका कॉमन फैक्टर 30 आ सकता है. सो 30 हर्ट्ज इज एक्चुअली योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 हर्ट्ज. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 हर्ट्ज. सही है. और कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो बताओ यार मुझे भी. 90 ले लो. 90 का बात नहीं बनेगी सर है. और कुछ पॉसिबिलिटी बनती है तो बताओ. नहीं बनती सर. 30 हर्ट्ज की बनती है एक पॉसिबिलिटी सिर्फ. ठीक है. अगर 30 हर्ट्ज इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी है? तो 90 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 30. तो n का वैल्यू बनता है 3, यानी कि दिस इज योर थर्ड हार्मोनिक. है फ्रीक्वेंसी जो आपको 90 दे रखी है बेसिकली वो थर्ड हार्मोनिक है. सिमिलरली 150 जो है इट विल बी योर n टाइम्स ऑफ 30. सो n डैश विल बी योर 50 हर्ट्ज. 5. इट्स योर फिफ्थ हार्मोनिक. और अगर यहां पे बात करें 210 की तो यहां से सेवेंथ हार्मोनिक हो जाएगा. ये हो जाएगा सेवेंथ हार्मोनिक. ये हो जाएगा आपका सेवेंथ हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवेंथ हार्मोनिक. लो भाई बता दिए सारे. ओवरटोन की बात करें साहब, जो थर्ड हार्मोनिक होता है उसको हम सेकंड ओवरटोन भी कहते हैं. थर्ड हार्मोनिक को हम लोग सेकंड ओवरटोन भी कहते हैं. सो ये सेकंड ओवरटोन. ठीक है. ये सेकंड ओवरटोन हो जाएगा भाई. उसके बाद साहब ये फिफ्थ हार्मोनिक को कहते हैं फोर्थ ओवरटोन. अगले पेज पे कर दो इसको. हाँ 150 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी आई थी आपकी, सो इट विल बी योर फिफ्थ हार्मोनिक. या फिर फोर्थ ओवरटोन. या तो फिफ्थ हार्मोनिक बोलो या फिर फोर्थ ओवरटोन बोलो. और ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी 210 हर्ट्ज की आई थी इसको या तो आप सेवेंथ हार्मोनिक बोलो या तो आप सेवेंथ हार्मोनिक कहोगे इसको, या फिर आप कहोगे इसको सिक्स्थ ओवरटोन. तो चॉइस इज ऑल योर्स. जैसा वो सवाल पे पूछेगा वैसी ही बातें आप यहां पे कर दोगे. ठीक है. तो 2-3 क्वेश्चन अपने क्लियर हो चुके हैं यहां पे. फाइनली बोलता है कि अगर लेंथ ऑफ द वायर इज 80 सेंटीमीटर तो स्पीड क्या होगी आपको बताना है. सिंस वी नो दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 30 हर्ट्ज, और उन्होंने इस बार लेंथ भी दे दी हम लोगों को वायर की जो कि कितनी है लाइक 80 सेंटीमीटर. तो वो आपसे मांग रहे स्पीड. वो आपसे मांग रहे स्पीड. अच्छा एक बार बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं सर? एफ डैश इज इक्वल्स टू वी बाई 2L. सो 30 इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई 2 इंटू 80. सो वी इक्वल्स टू 160 मल्टीप्लाई बाय 30. ये कहानी सेंटीमीटर में चल रही है भाई, है ना. सो 16 थ्रीजा भाई 48 होते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर कह लो 48 मीटर पर सेकेंड. आंसर एक ही है. या तो बोलो 4800 सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर आप बोलो 48 मीटर पर सेकेंड. बात तो एक ही है. समझ रहे हो ना तुम लोग बात को? तो 48 मीटर पर सेकेंड बोलो या 4800 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलो, बात एक ही है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 भी हो गया समाप्त. इतनी ही बातें थी क्वेश्चन 46 में. तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. हो गया नोट? समझते हो बात को? इधर आओ भाई, ये सारी बातें छापने की है, छाप लो जल्दी से. डन? पक्का? अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? Two wires are kept tight between the same pair of the support. The tensions in the wires are in the ratio of 2:1. The radius are in the ratio of 3:1. And the densities are in the ratio of 1:2. Find the ratio of their fundamental frequencies. तो बेसिकली दो वायर्स है हमारे पास. जिनको सेम पेयर के सपोर्ट में रखा गया है, यानी कि यहीं पे एक फिक्स सपोर्ट ये दे दिया
और यहां पे एक फिक्स सपोर्ट ये दे दिया। इसी फिक्स सपोर्ट में एक वायर ये रखी है और इसी फिक्स सपोर्ट में एक वायर ये भी रखी हुई है। ठीक है, ये वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2। भाई दोनों वायर में जो टेंशन का रेशियो है T1:T2 वो है 2:1 का। दोनों वायर्स में टेंशन का जो रेशियो है वो 2:1 का है। रेडियस का जो रेशियो है वो है 3:1 का। और डेंसिटीज का जो रेशियो है वो है 1:2 का। ठीक है, सबके रेशियो दे दिए। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो मांगते हैं भाई आपसे। वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो यानी कि F1/F2 बताना पड़ेगा आप लोगों को। इट इज गिवन बाय V1/2L1 मल्टीप्लाई बाय 2L2 डिवाइड बाय V2। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों की लेंथ में कोई बदलाव है? सर दोनों बराबर लेंथ की है, क्योंकि दोनों को आपने यहां पे टाइट बांध के रखा है बिटवीन द पेयर, टू पेयर ऑफ सेम पेयर ऑफ द सपोर्ट, यानी कि दोनों वायर्स की जो लेंथ है वो सेम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2L से तो 2L खत्म हो जाएगा भाई साहब, और F1/F2 करोगे सो इट विल बी बेसिकली V1/V2। इट विल बी योर V1/V2। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, तो भैया स्पीड पे डिपेंडेंसी आ रही है। स्पीड को लिखते हैं √T डिवाइडेड बाय म्यू। स्पीड को लिखा जाएगा अंडर रूट में T डिवाइड बाय म्यू। भाई साहब म्यू को डेंसिटी इंटू एरिया भी लिखते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया लिखा जाता है स्पीड को। म्यू को डेंसिटी इंटू एरिया भी लिख सकते हैं। तो यहां से पहली बात तो ये रिलेशन यहां पे V1/V2 जब आप करोगे सो इट विल बी एक्चुअली T1 डिवाइडेड बाय ρ1 इंटू R1 का स्क्वायर। भैया पाई आर स्क्वायर होते हैं एरिया, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, बट पाई को छोड़ो ना यार, कट जाएगा रेशो में, मल्टीप्लाई बाय ρ2 R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2। सो इट विल बी योर √of T1/T2 डॉट ρ2/ρ1 डॉट R2/R1 का होल स्क्वायर इज द रेशियो V1/V2। भाई T1 T2 का रेशियो 2:1, ρ1/ρ2 जो होता है वो 1:2 का है, तो ρ2/ρ1 2:1 का ही हो जाएगा। तो इसको अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सो बेसिकली V1/V2 का जो रेशियो आ रहा है इट विल बी √of 2:1 मल्टीप्लाई बाय 2:1 मल्टीप्लाई बाय R1/R2। क्या गलत तो नहीं लिख दिया कहीं मैंने? R2/R1 है ना? हाँ चलिए भाई R2/R1 कर लेंगे इसको, R2/R1। भाई R2/R1 कितना होगा? 1:3 का, लिख देंगे इसको भी 1:3। सो √of 4 इंटू 1:3 यानी कि 2:3। सो V1/V2 2:3 आ रहा है रेशियो। पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट दिस इन इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 में जब आपने इसको पुट किया तो क्या मिलेगा भाई? F1/F2 इक्वल्स टू V1/V2, F1/F2 इज इक्वल्स टू V1/V2। सो V1/V2 2:3 होता है, तो यहां पे जो रेशियो आएगा वो 2:3 का ही आएगा। तो F1/F2 का जो रेशियो है वो है 2:3। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ गई होगी। क्यों भाई, सही है? दोनों के लेंथ सेम, क्योंकि सब दोनों फिक्स सपोर्ट्स पे हैं। इसके अलावा बाकी सबके रेशियो दे रखे थे, स्पीड की कहानी बता दी भाई। म्यू को डेंसिटी इंटू एरिया लिखा जा सकता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पाई लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियो है, कट जाएगा वो। ठीक है, हाँ जी, छाप लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 47 को, नोट करो जल्दी से। किया नोट? फिर ये सारी बातें भी तो लिखोगे, जल्दी से लिखो इसको भी। हो गया? ऑलराइट, चलिए भाई तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 क्या कहता है आपसे? A uniform horizontal rod having the length of 40 सेंटीमीटर, जैसे कि आपको दिख रहा है एक रॉड यहां पे 40 सेंटीमीटर की है, having the mass of 1.2 kg, और मास इसका 1.2 kg का है। It is supported by two identical wires as shown in the figure। भाई दिख रहा है आपको दो आइडेंटिकल वायर से इनको सपोर्ट दिया गया है। Where should a mass of 4.8 kg be placed on the rod so that the same tuning fork may excite the wire on the left
into its fundamental vibration and that on the right into its first overtone। भाई साहब बहुत शानदार सवाल। एक मास जो कि 4.8 kg का है, एक मास जो कि 4.8 kg का है, उस मास को मैं कहां रखूं इस रॉड के ऊपर सो दैट कोई ट्यूनिंग फॉर्क होगी, कोई ट्यूनिंग फॉर्क होगी जो कि लेफ्ट साइड जो वायर है उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कराए और राइट साइड वाली वायर को उसके फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कराए। यानी कि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसका फर्स्ट ओवरटोन बराबर होंगे। तो आपको बताना है मास को कहां रखा जाए। सर उस पर क्या डिपेंडेंसी आएगी, आएगी क्या? अरे यही तो सोचना है कि मास को कहां रखूं कि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके फर्स्ट ओवरटोन के बराबर हो जाए। देखो दोनों वायर्स को सेम ट्यूनिंग फॉर्क से आपने एक्साइट करा है। अगर दोनों वायर्स को आपने सेम ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट करवाया है दैट मींस दोनों की वाइब्रेशन, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके फर्स्ट ओवरटोन के बराबर है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसके फर्स्ट ओवरटोन के बराबर हो जाए, इसके लिए मास को कहां रखूं यह आपको बताना पड़ेगा। ये मास 4.88 kg को कहां रखें, तो सोचो भाई, बहुत ही शानदार सवाल है, मजा ही आ जाएगा इसमें। सोचो जरा, विचार करो। विचार किया कुछ सोचा, क्या कर सकते हैं? सर जी पहली चीज तो मैं यहां पे लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए लेफ्ट वाली को 1 नंबर दूंगा, राइट वाले को 2 नंबर दे दूंगा। लेफ्ट वाली जो वायर है दिस इज वायर 1, राइट साइड वाली वायर को मैंने वायर नंबर 2 कह दिया। एंड इट इज गिवन दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट वायर विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट ओवरटोन। भाई फर्स्ट ओवरटोन का मतलब सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द सेकेंड वायर। फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द सेकेंड वायर। सो V1 बाय 2L। भैया लेंथ तो सेम है दोनों की? हाँ सर, दोनों की दोनों आइडेंटिकल वायर्स है। आइडेंटिकल वायर होने का मतलब दोनों वायर्स की डेंसिटी सेम, दोनों वायर्स का लेंथ सेम, दोनों वायर्स का एरिया वगैरह भी सेम आ जाएगा। ठीक है ये वाली बात है भाई, है ना? सो V1 बाय 2L इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V2 बाय 2L। भैया 2L से 2L खत्म हो जाएगा तो V1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V2। V1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ V2 हो जाएगा। V1 को लिखते हैं T डिवाइडेड बाय म्यू, T1 डिवाइडेड बाय म्यू1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाय म्यू2। अरे T क्या है साहब? T इज द टेंशन। T क्या है? T तो टेंशन है सर पहली वाली वायर में, एंड T2 इज द टेंशन इन द दूसरी वाली वायर। क्योंकि दोनों वायर का डेंसिटी सेम, दोनों वायर का एरिया सेम, दोनों वायर का लेंथ सेम, तो दोनों की लीनियर मास डेंसिटी भी सेम होगी। सो बेसिकली अंडर रूट ऑफ T1 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T2। और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहां पे दोनों वायर्स की टेंशन में एक रिलेशन आएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो दोनों वायर्स की टेंशन में एक रिलेशन आता है दैट T1 विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T2। T1 जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ T2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब मास को कहां रखें। अब समस्या आती है कि मास को कहां रखें। क्या मैं मास को बिल्कुल बीच में रख दूं या कहीं और रखूं? मैंने बोला सर कहीं पे भी रख दूं। ये तो वायर का एकदम रॉड का सेंटर हो जाएगा जहां पे लगेगा रॉड का मास कितना है भाई? रॉड का मास है 1.2 kg, तो नीचे की तरफ 1.2 इंटू जी है ना, यानी कि 12 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा सेंटर पे। ये बिल्कुल सेंटर है, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट हो जाएगा अगला 20 सेंटीमीटर। मैंने मान लो ये जो 4.8 kg का मास है इसको कहीं रखना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको यहां रख दूं, जिससे कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 4.8 G माने कि 48 न्यूटन। यहां से लेफ्ट वाली साइड से x डिस्टेंस पे रखा गया है ये काम, तो यहां से ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, कहानी सेंटीमीटर में चलेगी। एक साइड से अगर ये x डिस्टेंस पे है तो दूसरी साइड से ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स पे। क्लियर है?
साहब क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में है? हाँ, तो यहां रोटेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। सिंस द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस द रॉड इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक बोलने से क्या फायदा मिलेगा? स्टैटिक बोलने से मतलब यह है कि यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। अगर मैं बोलता हूं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बोलने से मुझे फायदा यह मिलेगा कि यह पता चलता है कि यहां पे ये क्या हो जाएगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलने का तात्पर्य है कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम में आएंगे, रोटेशनल में भी और ट्रांसलेशनल में भी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो साहब अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम है, तो बेसिकली T1 प्लस T2 बराबर हो जाएगा 48 प्लस 12 के। हाँ बिल्कुल सही बात है, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लग रहा है। सो T1 प्लस T2 ऊपर लग रहा है और नीचे की तरफ लग रहा है 48 प्लस 12। तो यहां से सॉल्व किया T1 प्लस T2 विल बी इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन का। यह आपकी इक्वेशन नंबर नंबरिंग कर देते हैं, थोड़ा काम आ जाएगी इक्वेशन में। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इधर वाली को बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बढ़िया चल रहा है सब कुछ अभी तक? हाँ सर। तो ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बातें करी आपने सब, है ना? ये जो बातें करी इट इज अबाउट द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हुई, अब चर्चा होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम आते हैं डायग्राम पे, फिर से थोड़ा सा बना लेते हो भाई डायग्राम भी, ताकि फील आ जाए। इधर से लग रहा है T2 ऊपर की तरफ, इधर से लग रहा है T1 ऊपर की तरफ, एक लग रहा है सेंटर पे नीचे की तरफ 12 न्यूटन का और एक लग रहा है यहां से 48 न्यूटन का नीचे की तरफ। सही है भाई? एक पॉइंट A यहां पे है, एक पॉइंट B यहां पे है, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, सिंस इट इज ऑल्सो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, भैया क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट A को 0 ले लो। ऐसा करने से फायदा क्या मिलेगा? अच्छा देखो, ये आपकी इच्छा श्रद्धा है, मैं मना नहीं करूंगा। मुझे ये पता है A से ये वाला x डिस्टेंस पे है, A से C वाला पॉइंट जो है 20 सेंटीमीटर पे है और A से ये T1 जो है 40 सेंटीमीटर पे है। तो देखो भाई, पहली बात तो T1 और T2 दो अनजान लोग हमारे लिए, तो खामखा क्यों आप अपनी वैल्यूज को बढ़ा रहे हो? तो मैंने A के अबाउट 0 ले लिया, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगी। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास होगी, तो भाई 48 न्यूटन क्या करेगा? यहां पे फिक्स कर दिया 48 न्यूटन जो प्रोवाइड कराएगा क्लॉकवाइज टॉर्क, 12 न्यूटन का भी क्लॉकवाइज टॉर्क, T2 प्रोवाइड कराएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो 48 इंटू एक्स माइनस में माइनस का 12 इंटू 20 प्लस का T2 इंटू 40 शुड बी 0। देखो भाई, जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड करा रहा है मैंने उसको माइनस ले लिया, ऑब्वियस सी बात है सर, घूमेगा अंगूठा अंदर जाएगा नेगेटिव में। 48 न्यूटन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए ये 48 न्यूटन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, 12 न्यूटन भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और T2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है उसको मैंने पॉजिटिव टॉर्क दे दिया, जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है उनका टॉर्क मैंने माइनस में ले लिया। ये होएगा माइनस का 48, चलो उसको उधर भेज देते हैं, 48x प्लस का 12 2 24 240 शुड बी इक्वल्स टू 40 T2। मुझे x की वैल्यू बतानी है, बस मुझे x की वैल्यू बतानी है, उसके लिए मुझे T2 पता होना चाहिए, है ना साहब? हम जानते हैं कि T1 प्लस T2 60 होता है, हम जानते हैं T1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T2 होता है, और मुझे चाहिए T2 की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, T2 is equals to 4 times of T1 and T1 plus T2 is equals to 60. So 4 times of T1 equals to 4 times of T2 ना, ओहो, T1 is equals to 4 times of T2।
सो T1 की जगह 4 T2 प्लस का T2 इज इक्वल्स टू 60, यानी कि T2 का वैल्यू हो जाएगा 12 न्यूटन। T2 का 12 न्यूटन वाला वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दीजिए। बहुत गंदा जैसा बन गया है ना। हाँ, T2 का 12 न्यूटन वाली वैल्यू यहां पे रखोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो भाई देखो क्या वैल्यू आ रही है इसकी। देखा भाई क्या आंसर आ रहा है? चलो मैं बता देता हूं। 48x प्लस का 240 इज इक्वल टू भाई 40 इंटू 12 कितना होता है? 480। अरे यार 12 4 48 और एक जीरो साथ में लगा दिया, 480 होता है ये। 240 को दबेज दीजिए तो 48x इक्वल्स टू 480 माइनस का 240, आंसर विल बी, तो 48x विल बी और 240। 48x कितना हो जाएगा? 240। भाई x की वैल्यू निकाली है मुझे, x इज इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाय 48। 24 टू जा 48, यानी कि 10/2। कहानी सेंटीमीटर में चल रही है क्या अपनी? कहानी सेंटीमीटर में चल रही थी क्या? देखो जरा सही है क्या ये? मैं कहूं तो इट विल बी 24 टू जा 48, तो यानी कि 10/2 बोले तो 5 सेंटीमीटर आंसर बनेगा इसको। सही है? इसका आंसर 48। ठीक है, हाँ सही है। सो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हम बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं ना। अब ये 5 मीटर भी कहां से? सर 5 सेंटीमीटर राइट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 5 सेंटीमीटर भी कहां से? लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर होगा, तो जाके हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो भाई ये छाप लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 48, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर कहां से? इधर से है ना, लेफ्ट साइड से। हाँ, इस का ध्यान रखना। आपने x जहां से कंसीडर किया है वहीं से आप उसको देख रहे हो। तो हमने x को लेफ्ट साइड से लिया है, तो लेफ्ट साइड से इट विल बी लाइक 5 सेंटीमीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 48। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। किया नोट सभी ने? पक्का? यहां पे हो, ये सारी बातें लिखो, है ना। टेंशन निकाल के यहां पुट करा, यहां पुट करने के बाद ये फर्दर कैलकुलेशन, ये इसकी फर्दर कैलकुलेशन यहां पे है। फिर सॉल्व करते करते वी गॉट द फाइनल आंसर सेंटीमीटर। डन हो गया? चलो भाई, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 पे। और क्वेश्चन 49 क्या कहता है? दैट अ फिगर शोज एन एल्यूमिनियम वायर हैविंग द लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर विच इज जॉइंड टू अ स्टील वायर। एक एल्यूमिनियम वायर दिख रही है और एक स्टील वायर दिख रही है। एल्यूमिनियम वायर 60 सेंटीमीटर की है, स्टील वायर 80 सेंटीमीटर की है, एंड दे आर स्ट्रेच बिटवीन 2 फिक्स सपोर्ट्स। भाई इनको स्ट्रेच करके रखा है 2 फिक्स सपोर्ट पे। तो पहला फिक्स सपोर्ट आपका यहां पे आ जाएगा, ये वाला, और दूसरा फिक्स सपोर्ट आपको इस साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 फिक्स सपोर्ट्स है जिनके बीच में इनको हमने रख रखा है। स्टील वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, और एल्यूमिनियम वायर का क्रॉस सेक्शन जो है 3 मिलीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे टेंशन जो लग रही है 40 न्यूटन की है, और ये 40 न्यूटन क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सेम ही रहेगा भाई। अब यहां पे बोला है व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच कैन प्रोड्यूस द स्टैंडिंग वेव्स इन द सिस्टम विद द जॉइंट एज अ नोड। भाई ये जो जॉइंट है इसको एज अ नोड बनाना है, यहां पे हम रखेंगे इसको नोड। तो व्हाट शुड बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क जो कि इनमें स्टैंडिंग वेव बना सके इन कॉम्बिनेशन में। नाउ दिस इज द सिनेरियो जिसमें एक सिंगल्स वायर नहीं है, यहां पे कॉम्बिनेशन है वायर का, और इस कॉम्बिनेशन में स्टैंडिंग वेव बनानी हमने को। तो भाई ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? डेंसिटीज फॉर द एल्यूमिनियम एंड दैट ऑफ द स्टील आर गिवन टू यू। तो भाई ट्राई करो, देखो इसका क्या आंसर बनता है। चलो भाई करें सॉल्व इसको, क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं। चलो और थोड़ा बहुत विचार करते हैं। पहली बात तो सर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो नंबरिंग दे देते, नंबर देने से काम आसान हो जाएगा। स्टील वाली वायर को नंबर 1 बोलेंगे, एल्यूमिनियम वायर को नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L1 विल बी योर 80 सेंटीमीटर और L2 आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेंशन दोनों में सेम रहेगा भैया, क्योंकि दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं है।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो पहली वायर यानी कि स्टील वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर होता है भाई। चाहो तो सेंटीमीटर में कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस चीज में, है ना। सेंटीमीटर में कर लो भाई, तो इट विल बी लाइक कितना होगा 10 की पावर मिलीमीटर स्क्वायर है -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अरे 1 मिलीमीटर 10 की पावर -1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करो -2 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैं A2 की बात करूं सो A2 विल बी और 3 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 3 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो A1 आ गया, A2 आ गया। व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच कैन प्रोड्यूस द स्टैंडिंग वेव्स इन द सिस्टम विद द जॉइंट एज अ नोड। भाई ये जॉइंट पे नोड रखना है हमें, और यहां पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है ट्यूनिंग फॉर्क की हमें वो पता नहीं है ना। अच्छा सर स्पीड स्पूड के बारे में नहीं बोलते कुछ, चलो स्पीड के बारे में देख लेंगे। पहली बात तो डेंसिटी की चर्चा कर लें। यहाँ पे स्टील का जो डेंसिटी है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं सेकंड वाले की एल्यूमिनियम की डेंसिटी इट इज 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, यहां पे अगर हम बात करें तो दोनों के लिए टेंशन तो सेम है, लेकिन दोनों का लीनियर मास डेंसिटी क्या कहता है सर? μ1 इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू A1। डेंसिटी ऑफ फर्स्ट इज 7.8 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में चले देना इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। भाई मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्जन कर लिया, ग्राम से किलोग्राम में लेके गए, तो 7.8 इंटू 10 की पावर -5, 7.8 इंटू 10 की पावर -5, ये क्या हो जाएगा भाई केजी पर सेंटीमीटर, है ना। इट विल बी केजी पर सेंटीमीटर, राइट। ठीक है सर ग्राम ही अच्छा लगता है वैसे, पता है इसमें इसमें ग्राम ज्यादा अच्छा लगता है। चलो फिर ग्राम में ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 यानी कि 7.8 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम पर सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली मैं μ2 की बात करूं, इट विल बी योर डेंसिटी ऑफ द सेकंड पार्ट इज 2.6 मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सो 2.6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2, 6 3 जा 18, 3 2 6 6 7 और ये डॉट लगेगा 10 की पावर -2 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओ हो क्या बात है, क्या बात है। लीनियर मास डेंसिटी भी दोनों की सेम है दोनों का लीनियर मास डेंसिटी भी सेम है, यानी कि μ1 इज इक्वल्स टू μ2, और वैसे ही दोनों के लिए टेंशन की वैल्यू तो सेम थी ही सही, यानी कि दोनों वेव्स में, दोनों वायर में जो वेव है उसकी स्पीड सेम है क्या बोले भाई कि साहब हमने सॉल्व करा, μ1 μ2 की वैल्यू निकाली, और हम क्या देखते हैं कि μ1 μ2 दोनों के बराबर है, यानी कि दोनों वायर के लिए लीनियर मास डेंसिटी सेम है। और दोनों वायर के लिए लीनियर मास डेंसिटी सेम होने का तात्पर्य है कि दोनों की स्पीड भी सेम होगी। दोनों वायर में स्पीड ऑफ द वेव विल बी सेम, क्योंकि स्पीड क्या होता है √t डिवाइडेड बाय म्यू। अब भैया टी भी सेम है, म्यू भी सेम है, तो फिर स्पीड तो सेम होगा ही ना। हाँ भाई स्पीड सेम है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब दोनों की स्पीड अगर सेम है तो फिर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यार ये फ्रीक्वेंसी होती है NV/2L। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी विल बी NV/2L, है ना। पर सर देखो क्या होता है ना, स्पीड तो सेम ठहरी, लेंथ में वेरिएशन है अभी यहां पे, तो वो लेंथ में वेरिएशन देखना पड़ेगा अपने को। और वैसे भी मुझे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एक काम करो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए पहले ये तो चेक कर लें कि भाई ये वेवलेंथ की क्या कहानी चल रही है। देखिए साहब होता यूं है कि मुझे नहीं पता कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन है, मुझे नहीं पता कितने लूप बनेंगे यहां पे, है ना, मैं नहीं जानता, ये बात क्वेश्चन में बोली भी नहीं है। तो जब मैं ये नहीं जानता कि कितने लूप बनेंगे तो मैं एक काम करता हूं, n लैम्डा कंसीडर कर लेता हूं। n λ/2 शुड बी इक्वल्स टू L1। भाई कोई गलती थोड़ी नहीं कर दूंगा ऐसा लिख के मैं, so n1 λ/2 should be L1. Similarly n2 λ/2 should be your L2. L1 हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, L2 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर है ना। भाई देखो क्या है कि हमें यहां पे स्टैंडिंग वेव बनानी है इन दोनों वायर में। दोनों वायर में मुझे स्टैंडिंग वेव चाहिए और यहां पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम रखना चाहता हूं, तो पहली बात तो दोनों की वेवलेंथ कंसीडर करते हैं सेम।
अब दूसरी बात ये आती है कि सर जो यहां पे देखेंगे, सो n1 की जो वैल्यू आती है वो आती है 160 डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड n2 का वैल्यू आता है 120 डिवाइडेड बाय लैम्डा। देख लो भाई, 2 इधर जाएगा, 8 इंटू 2 16, लैम्डा नीचे आएगा, तो n1 का वैल्यू 160 बाय लैम्डा, सिमिलरली n2 वैल्यू 120 बाय लैम्डा। भाई ये जो n1 n2 होता है ये क्या है सर? नंबर ऑफ लूप जो बनते हैं भाई, कितने मोड बन रहे हैं वो n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n शुड बी अ नेचुरल नंबर, या मैं बोलूं इंटीजर होना चाहिए भाई, ये है इंटीजर होना चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर होना चाहिए तो ये नेचुरल नंबर तभी हो सकता है जब ये बराबर शांति से काट दे एक दूसरे को, कोई डेसिमल वाली वैल्यू ना रह जाए, पूरा पूरा कटेगा तभी यहां पे हमें ये नेचुरल नंबर या फिर मैं बोलूं इंटीजर मिल सकता है। ठीक है, तो भाई इंटीग्रल वैल्यू पाने के लिए लैम्डा की कोई वैल्यू ऐसी हो, लैम्डा की कोई वैल्यू ऐसी हो जो 160 को भी काट दे और 120 को भी काट दे। सो बेसिकली मुझे यहां पे लैम्डा की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इनको पूरा पूरा काट सके। दैट मींस लैम्डा शुड बी अ फैक्टर ऑफ, लैम्डा शुड बी अ फैक्टर ऑफ 160 एंड 120। भैया 160 और 120 का फैक्टर होना चाहिए लैम्डा, यानी लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू जो 160 और 120 दोनों को प्रॉपरली काटे तभी जाके मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा। कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है सर? एक तो 20 हो सकता है, हाँ बहुत बढ़िया। फिर 20 के अलावा 30 हो सकता है क्या? नहीं 30 नहीं हो सकता। फिर 40 हो सकता है, बहुत बढ़िया। फिर 80 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 90 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 20 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों के दोनों ऐसे हैं जो कि इनको कंप्लीटली काट सकते हैं। तो या तो 20 सेंटीमीटर होगा लैम्डा की वैल्यू या फिर 40 सेंटीमीटर होगा। अब सुनो जरा दुनिया वालों, थोड़ी सी नजर बोर्ड पे भी डालो। तो उन्होंने क्या बोला है आपसे कि हमें तो साहब फ्रीक्वेंसी बता दीजिए मिनिमम वाली, हमें बता दीजिए फ्रीक्वेंसी मिनिमम वाली। भैया देखो क्या होता है ना कि लैम्डा इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी करा जाता है। अब स्पीड की बात बोले तो भैया स्पीड रह गई कांस्टेंट, अपनी स्पीड अगर अपनी कांस्टेंट हो जाएगी तो लैम्डा जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मैं चाहता हूं फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाए तो लैम्डा को होना पड़ेगा मैक्सिमम। मैं चाहता हूं फ्रीक्वेंसी मिनिमम मिले तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर की जाएगी जो कि है 40 सेंटीमीटर। मैं चाहता हूं फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू तो फिर 40 सेंटीमीटर ही है। तो भैया लैम्डा आ चुका है और ये लैम्डा की वैल्यू उठा के किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दो तो आपको उसका n1 मिल जाएगा, तो फिर वहां से आप फिर फ्रीक्वेंसी वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। समझे बात को? मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू उठा ली, आप बस किसी में भी पुट कर दो उसका n1 आ जाएगा और उससे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नहीं समझे? अरे यार एक काम करो, यही कर दो भाई, स्पीड की वैल्यू निकाल लो, स्पीड की वैल्यू निकाल लोगे टी और म्यू का वैल्यू पुट करके। चलो फाइंड करते हैं। सिंस वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे रखना पड़ेगा लैम्डा को मैक्सिमम, जो कि होगा 40। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 शुड बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू अपॉन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सो 40 अपॉन 100, चलो इसको एक काम करते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को इधर ले आते हैं। सो इट विल बी 100 डिवाइड बाय 40, मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। टेंशन की वैल्यू 40 है, सो हम लिख देंगे यहां पे 40। और रही बात म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू 7.8 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 भाई, पर वो ग्राम पर सेंटीमीटर है। सो म्यू का वैल्यू 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 ग्राम पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए साहब। ग्राम पर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 2। भैया ग्राम से किलोग्राम में किया 10 की पावर माइनस 3, सेंटीमीटर से मीटर में किया 10 की पावर माइनस का 2 kg पर मीटर। सो आंसर विल बी 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 kg पर मीटर। हाँ अब ये पुट करो, kg पर मीटर में पुट करेंगे भाई इसको। पॉइंट है, जीरो लगा दिया और ठीक है। 20 इंटू 20 होता है भैया, काट दो, 100 अपॉन 40
इंटू 20 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 78 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, 22 सा 40 होते हैं और यहां पे 50 टाइम्स ये चला जाएगा। सॉल्व किए तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हमें मिलती है इट विल बी ऑफ 50 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 78 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। 78 के लिए फैक्टर कर लेते हैं भाई, शायद कुछ कट जाए। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 होते हैं, नहीं कटेगा साहब, है ना। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 करने लगा, नहीं कट रहा साहब, छोड़ो फिर यार, क्या कर सकते हैं इसका, जब कट ही नहीं रहा तो, है ना। सो यहां पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी। अब यहां पे और भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि इट विल बी ऑफ 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 78 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 माइनस का 1। भैया 10 की पावर माइनस 2 का बाहर आएगा, -1 हो जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा। इट विल बी ऑफ 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 78 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 7.8। थोड़ा सा मक्कारी कर लो भाई, चाहो तो थोड़ा सा मक्कारी कर लो, 7.8 को राउंड ऑफ करके 8 लिख लो। इट विल बी ऑफ 500 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.4। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 से 25 टाइम काटा तो 2500 डिवाइड बाय 14। फिर से काटो भाई, 2500 डिवाइड बाय 14 करते हैं। 14 को करेंगे, 14 1 14 और 9 यहां पे आ जाएगा। 9 10, अच्छा सॉरी 9 क्यों आएगा भाई, हाँ 5 में से 4 गया, 1 1 0। 14 को 5 से करा, 5 4 20, 5 1 6 7 8, 5 से है ना, 5 से चलो 5 4 6 7 70 आ रही है ना, और काटते हैं, 6 से काटे, 6 4 24, 6 1 6 7 8, हाँ 84, 14 7 7 4 28, 7 7 1 0, हाँ ये सही है, 108। 10 में से 8 गए 2, 0 यहाँ पे लग गया, और 14 1 14 के साथ कहानी चल जाएगी, यानी कि आंसर विल बी लाइक 171 पॉइंट समथिंग समथिंग। सो योर आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 171 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी वैल्यू इसकी, है ना। तो आंसर जो इसका बनेगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ 171 पॉइंट समथिंग समथिंग। आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट इट विल बी लाइक 171 पॉइंट डैश 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 हर्ट्ज। और देखो मैं तो कहूंगा कि इवन वैल्यू जो है वो ज्यादा ही आएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन की पहली बात तो आपने डेसिमल को भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, आपने डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से न्यूमरेटर की वैल्यू कम आ रही है। सो आंसर आप देख लेना, कुछ जो हमारा एग्जैक्ट आंसर उससे ज्यादा ही आएगा, है ना। जो भी आंसर होगा वो हमारे एग्जैक्ट आंसर से ज्यादा ही होगा। बाकी तो भाई देखो कैलकुलेशन वाली बातें हैं, एक बार तुम लोग कर ही लेना तो आंसर मिल जाएगा आपको, जो भी आंसर होगा एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीजें सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है। 7.8 को जब आप 8 ले लेते हो तो पहली जोड़ तो यही हो जाता है। उसके अलावा 8 को भी 2√2 लिया और √2 की वैल्यू भी 1.4 ली, सिर्फ असल में वैल्यू होती है 1.414, लेकिन आपने 1.4 लेके छोड़ दिया, तो भाई आंसर में नो डाउट वेरिएशन आएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, क्योंकि पहली चीज तो डिनोमिनेटर में आपने कम वैल्यू ले ली, ज्यादा वैल्यू ले ली, है ना। डिनोमिनेटर में ज्यादा वैल्यू लेने से ओवरऑल आंसर आपका कम हो गया, और ऊपर से झोल यहां पे और कर दिया आपने, यहां पे और झोल करने से नो डाउट इसका आंसर और कम हो गया। तो एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी तो तुम लोग समझदार हो, देखो यार समझदार को इशारा काफी होता है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट, मैं मना नहीं करूंगा, क्वेश्चन बहुत बकवास है, बहुत शानदार, सितारा चमका लो क्वेश्चन पे तो तुम लोग भले से। तो ये वो सिनेरियोज है जहां पे आपके पास पॉसिबिलिटीज आती है कि जब दो अलग अलग वायर्स का कॉम्बिनेशन बना दिया गया, और अब ये दो अलग अलग वायर्स का जो कॉम्बिनेशन है इसका हम लोग क्या करा रहे, ऑसिलेशन करा रहे, इसके वाइब्रेशन की बात हो रही है। छाप लो भाई जल्दी से छाप लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किया सभी ने? यहां पे आओ भाई, है ना, ये बात समझते हो, लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू की 40 ही लेंगे हम लोग, बिल्कुल लेंगे सर। फिर उसके बाद स्पीड फाइंड करी हम लोगों ने, हमने बोला लैम्डा मैक्सिमम होने से फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने गए हम लोग, सॉल्व किया एंड वी गॉट दिस आंसर, है ना।
एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आंसर एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूंगा कि 171 ही हुआ, हो सकता है इससे ज्यादा ही आंसर आएगा। एंड द रीजन इज बीइंग कि हमने थोड़ी सी मक्कारी करी है। द रीजन इज बीइंग कि हमने कैलकुलेशन में थोड़ा सा राउंड ऑफ किया है, इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आगे बल्कि उसके करीबी आंसर आएगा। ठीक है तो देख लीजिएगा भाई, यही आंसर। वैसे तो और ज्यादा अप्रोक्सीमेशन में काटना चाहते हो, सीधा कर दो 14 2 28, तो आंसर आएगा 200। अब बोलना कि भैया हमने तो राउंड ऑफ किया था, तो आंसर उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, सो आंसर आपका कम हो जाएगा फिर, है ना। तो कैलकुलेशन वाले काम है भाई, स्मार्ट वर्क होता है। 14 2 28 करोगे 200 हर्ट्ज दिखेगा। अब 200 हर्ट्ज के करीब जो आंसर है वो आपका फाइनल आंसर है। अगर आप डायरेक्टली काटोगे तो एक्चुअल आंसर से ज्यादा आंसर आएगा आपका। अगर आप ऐसे करके काट रहे हो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा उसमें, तो आप वो कंसीडर कीजिएगा। बाकी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 50। क्या कहता है आओ जरा देखते हैं। सो क्वेश्चन सेज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L fixed at both ends vibrate in its fundamental mode at a frequency V and a maximum amplitude of A. So you have to find the wavelength, you have to find the wave number, and secondly take the origin at one end of the string and the x-axis along the string. तो आपको बेसिकली इक्वेशन ऑफ द वेव बताना है यहाँ पे। और बोला t इक्वल्स टू 0 वो इंस्टेंट है जब मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। t इक्वल्स टू 0 वो इंस्टेंट है जब मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग पासेस थ्रू द मीन पोजीशन एंड इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो ये जो गिवन डेटा है इसके बेसिस पे आपको वेव की इक्वेशन लिखनी है। लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की जो कि दोनों तरफ फिक्स्ड है, और फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन v दे रखा है आपको। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a दे रखा है आप लोगों को। तो एक तो वेवलेंथ और वेव नंबर फाइंड करना है सबसे पहले। भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी v बाई 12 है। यहां पे v एक्चुअली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहां पे न्यू है वो, है ना। सो यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू है, इसको ऐसे लिखते हैं बेसिकली। इसको लिखने का तरीका जो होता है वो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन है और यहां पे ये स्पीड का रिप्रेजेंटेशन है। स्पीड में और फ्रीक्वेंसी में अंतर समझते हुए चलना यार, कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे तो अभी मैं ये चीजें हटा दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। स्पीड के टर्म्स में लिखेंगे नहीं हम लोग इसको, है ना। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लेके चलेंगे क्योंकि हमें अल्टीमेटली वेवलेंथ ही फाइंड करना है यहाँ पे। तो लैम्डा को लिखते हैं स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, लैम्डा को लिखते हैं स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जगह लिखा जाएगा स्पीड अपॉन लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू स्पीड अपॉन 2L। सो लैम्डा विल बी योर 2L। लैम्डा कितना हो जाएगा भाई? 2L हो जाएगा सर। और लैम्डा अगर 2L है तो वेव नंबर विल बी 2 पाई बाय लैम्डा। सो 2 पाई बाय 2L यानी कि वेव नंबर विल बी पाई बाय L। सो वेव नंबर पाई बाय L और यहां पे वेवलेंथ 2L। वेवलेंथ हो जाएगी 2L और वेव नंबर हो जाएगा पाई बाय L। तो हमारा पहला सवाल तो कंप्लीट हो गया भाई यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं और उसने पूछा भैया वेव की इक्वेशन बता दो मुझे। उसने बोला है कि आप कंसीडर कर सकते हो कि वेव का रस्सी का एक एंड जो है वो ओरिजिन पे, रस्सी का एक एंड कहां है? ओरिजिन पे है, हमने मान लिया, ठीक है। और वेव जो है अलोंग द स्ट्रिंग जा रही है, वो की एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे वो समय है जब रस्सी का मिडल पॉइंट पास कर रहा था मीन पोजीशन से। तुम्हें भी पता है कि ऑसिलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, तुम भी जानते हो कि ऑसिलेशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो t इक्वल्स टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे था और अब वो ऊपर जा रहा था। t इक्वल्स टू 0 पे जो रस्सी है वो मीन पोजीशन पे थी और ये ऊपर जा रही है। और अगर इसी को देखूं मैं तो इसके बेसिस पे जो मैं इक्वेशन बना सकता हूं y इज इक्वल्स टू a, t इक्वल्स टू 0 पे मुझे y इक्वल्स टू 0 चाहिए, t इक्वल्स टू 0 पे मुझे y इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो a cos kx साइन ऑफ ओमेगा t। अब देखो ऐसा करने का फायदा क्या हुआ कि जैसे ही t इक्वल्स टू 0 को करोगे तो y भी 0 हो जाएगा आपका। क्यों मैंने cos और साइन को ऐसे उल्टा करके नहीं लिखा? टाइम को मैंने साइन वाले के साथ इसलिए लिखा क्योंकि उसने बोला t इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0 होता है, तो t पुट करो 0, साइन 0 0 होता है, y भी 0 हो जाएगा। अगर ये cos लिखता तो t 0 करने से cos की वैल्यू 1 आती, तो y उस केस में 0 नहीं होता। तो बेसिकली इक्वेशन तो आपकी यही बनने वाली है
क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है और इसी गिवन कंडीशन के आधार पे मैं इस इक्वेशन को प्रेडिक्ट कर रहा था. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ वेव नंबर. तो y इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड विल बी योर a cos ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा डॉट एक्स, या फिर मैं सीधा पाई बाय एल लिख दूं, पाई बाय एल डॉट एक्स साइन ऑफ, भाई साहब ओमेगा होता है 2 पाई बाय फ्रीक्वेंसी, या फिर बोलूं सिंपली 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. सो इट विल बी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू टी. दिस इज द वेव इक्वेशन विच वी हैव फॉर द गिवन डेटास. तो ये वेव की इक्वेशन भी आ गई. अच्छा, कैसे प्रेडिक्शन किया हमने वेव का? तो साहब वेव का प्रेडिक्शन उस बेसिस पे है कि t इक्वल्स टू 0 करने से y 0 होना चाहिए. तो ये चीज तब आती है जब साइन के साथ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाए, जिससे कि t 0 करते ही ये पूरा टर्म 0 और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आएगा. तो यहां पे आपके दोनों सवाल ये हो चुके हैं कंप्लीट. तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर. भाई नोट किया है सब कुछ? फिर इधर आओ. ये हमारा फाइनल आंसर, इसको भी जल्दी से छाप लो. हो गया होगा? बहुत बढ़िया. चलिए भाई, तो यहां पे कहानी समाप्त होती है क्वेश्चन नंबर 50 की, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारे आज के इस अमेजिंग सेशन का एंड. सो बेटा, उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे. किसी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा. फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प कर सके आपके इन डाउट्स को सॉल्व करने में. इसके अलावा वीडियो को दोबारा अगर देखना चाहते हो तो बेटर है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrains.com पे आ जाओ, क्योंकि यहां पे आपको ये वीडियो इजीली अवेलेबल हो जाएगी. इनफैक्ट मैं तो कहूंगा अभी तक जितने भी वीडियोस बन चुके हैं वो सारे वहां पे अवेलेबल है, प्रॉपर सीक्वेंस में चैप्टर वाइज अरेंज करके रख दिए हैं, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट ना कर सके. इसके अलावा ये सारी वीडियोस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, यानी कि किसी भी वीडियो को आप 1000 बार भी देखोगे तो कोई आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करेगा. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं अपने दोस्तों को भी बोल दो, जाके उनको भी बताओ कि भाई जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भैया फिजिक्स में तो एचसी वर्मा बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, और इसके कंप्लीट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है. तो जल्दी से ज्वाइन कर लो यहां पे, ठीक है? चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी